अरशद शरीफ को मुझ पर शदीद गुस्सा था। इसका ख्याल था कि मैंने शहर में सांप छोड़ रखे हैं जो मेरे इलाके से ताल्लुक रखते हैं। अक्सर कहता था कि कोई भी सराइकी इलाके से आकर तुम्हारे साथ सराइकी में गुफ्तगू करे, अपनी गुर्बत अपसमानदगी का रोना रोए तो तुम इसे सर पर बिठा लेते हो, हर किस्मी मदद करते हो, इसकी ग्रूमिंग करते हो, इसे सीटल होने में मदद देते हो। जब वो सीटल हो जाता है तो वो सबसे पहले तुम्हें डंक मारता है और फिर तुम्हारे दोस्तों पर हमला आवर होता है। इसके पास कम अज कम 3 ऐसे नाम थे जिन्होंने मेरे साथ यही कुछ किया था। जिसकी बात अरशद शरीफ कर रहा था मैं हंस कर टाल जाता था कि चली अल्लाह उन्हें खुश रखे कि मेरे इलाके के लड़के सीटल होकर मेरी अच्छाइयों का बदला इस तरह देते थे। जिस सहाफी की अरशद शरीफ ने गवादर में पिटाई की थी, इसने अरशद की बीवी पर नाजेबा हमले किए थे। हालांकि इसे इल्म था कि अरशद से मेरा फैमिली ताल्लुक था, लेकिन इसने कोई लिहाज किए बगैर ऐसी बातें की जिन्हें पढ़कर मेरा सर शर्म से झक गया था कि वाकई कभी इस बंदे की मदद की थी और इसे ग्रूम करने में कुछ रूल अदा किया था। अरशद शरीफ का मुझसे गला जायज था। अरशद शरीफ और राजा अदील मुझे हर दफा उसकी वजह से जलील करते और मैं चुपचाप सुनता रहता, क्योंकि मुझे इल्म था कि इसने गैर इखलाकी गुफ्तगू की थी। इस सहाफी ने मेरे प्रोड्यूसर राना अशरफ को भी नहीं बख्शा था, जिसने इसकी शुरू के दिनों में बड़ी मदद की थी। मुझे खुद बड़ा अफसोस था। मेरा अपना एतमाद बुरी तरह टूटा कि मेरे इलाके से जो भी नौजवान आ रहा था वो यही कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से अरशद मुझसे शदीद नाराज था। वो मुझे एक ही बात कहता था कि तुम अब सांप पालना और उन्हें दूध पिलाना बंद करो। काफी चैरिटी कर ली और मैं हर दफा अरशद शरीफ की ये गुफ्तगू सुनकर शर्मिंदा होकर चुप बैठ जाता, जिसके गवाह अली उस्मान, आदिल राजा, खावर घुम्मन, जमीर हैदर और शाहिद भाई है। जब भी बात होती इस सहाफी को सबक सिखाया जाएगा जिसने अदील राजा और अरशद की फैमिली पर नाजेबा बातें की थी, तो मैं हमेशा कहता ये किया बेवकूफ़ी है, खुद को देखो और इसे देखो, क्या तुम्हारा यही लेवल है। एक दफा राजा अदील ने कहा वो सबक सिखाएगा, तो मेरे सामने अरशद शरीफ ने बड़ी सख्ती से कहा नहीं, इसे कुछ नहीं कहना। मुझे लगा अरशद शरीफ पर मेरी बातों का असर हो रहा था। वो हमारे इलाके के इस सहाफी का गुस्सा मुझ पर बातों बातों में निकाल लेता था, लिहाजा उसका कथासिस हो जाता था। मैं इन दोस्तों के लिए अब पिंचिंग बैग बन चुका था कि जब भी उनका मेरी क्लास लेने का दिल करता तो सब दोस्त इस सहाफी का जिक्र करते। मेरी इन दोस्तों के हाथों ये लान तान अब तकरीबन रोज का मामूल था, लेकिन मुझे तसल्ली थी कि चली बातों में गुस्सा मुझ पर निकाल लेते हैं, लेकिन कम अज कम इस हमारे इलाके के इस नए नए इनकलाबी को कुछ नहीं कहेंगे। मुझे हंसी आती। वो इनकलाबी पहली दफा इस्लामाबाद आया था तो वो कुन हालात में था और अब लगता था कि पूरे मुल्क का वही अकेला मालिक है। मुझे तसल्ली थी कि कम अज कम ये इसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि उनकी काउंसलिंग करता रहता था कि चली और कुछ नहीं। अरशद शरीफ और अदील राजा का ईगो मसाज करता रहता था, जिनके साथ मेरे इलाके के इस इनकलाबी ने बदजुबानी करके बहुत ज्यादती की थी। अगर उसे अरशद शरीफ और अदील राजा से कोई शिकायत थी तो भी अरशद के घर वालों पर जिस तरह नाजेबा हमले किए थे वो बहुत तकलीफ दे थे। मैं तो शर्मिंदगी के मारे अरशद शरीफ के घर वालों का सामना नहीं कर पा रहा था। अब गवादर से वापसी पर मैं खामोशी से अरशद शरीफ को देखता रहा। सब दोस्त कह रहे थे कि अरशद शरीफ ने जो किया ठीक किया, कि कोई आपके घर की इज्जत पर हमला आवर हो तो उसे मुआफी नहीं। मैंने कहा अरशद, हो सकता है मैं भी तुम्हारे यहाँ बैठे दूसरे दोस्तों की तरह कहूँ वाह वाह, बिल्कुल ठीक किया, शानदार, जबरदस्त। तुम क्यों समझ बैठे कि मैं तुम्हारी मजम्मत करूंगा कि तुमने गलत किया है? अरशद शरीफ बोला, मैं तुम्हें 24 बरसों से जानता हूँ, तुम मेरे इस एक्ट को बालकल अच्छा नहीं समझते। मैंने कहा जब तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे इस अक़दाम को एक बेवकूफ़ी समझता हूँ तो मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो कि तुमने ये करके गलत किया, ताकि जब मैं ये कहूँ तो तुम एक लंबी तकरीर करके अपने दिल की भड़ास निकाल सको और तसल्ली दो कि तुमने ठीक किया है। मैंने कहा देखो, तुमने खुद को देखा ना, ये सोचा कि तुम्हारा इस वक्त क्या स्टेटस है। तुम्हारे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, बच्चे बाप को पहला हीरो समझते हैं। अगर अब उन टीन एज बच्चों का बाप यूं सरेआम लोगों को मारता है तो उन पर क्या असर होगा? फेम की एक कीमत होती है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। रास्ते में भौंकते हर कुत्ते को पत्थर नहीं मारा जाता। रोज ट्विटर पर मेरे खिलाफ क्या कुछ नहीं लिखा जाता। बहुत से सहाफी भी मुझ पर जाती हमले करते हैं। मैंने कितने लोगों से फिजिकल लड़ाई की, इग्नोर किया। मैंने कहा मुझे गुस्सा है, तुमने ये नहीं देखा कि कितना बड़ा इवेंट गवादर में हो रहा था। वजीर आजम इमरान खान आ रहे थे, पूरा मीडिया वहां पहुंचा हुआ था। तुमने ये हरकत करके सारा इवेंट खराब किया
اور اب ٹویٹر پر تمہارے خلاف ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ کہاں کی عقلمندی ہے جو تم نے کی ہے؟ یہ تمہاری عمر ہے اس طرح لڑائیاں کرنے کی؟ ارشد شریف نے ہار نہ مانی اور دوبارہ میری کلاس لے لی۔ کچھ دن گزرے، ہم دوست ایک رات اکٹھے تھے تو مجھے مسکرا کر کہتا ہے، ایک بات کہوں، میرے قریبی دوستوں میں صرف 2 لوگوں نے کہا کہ میں نے اس کی پٹائی کر کے غلط کیا، تم اور میری بیوی سمیہ مجھ سے لڑی ہے کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے۔ ارشد بولا، عجیب اتفاق ہے کہ تم دونوں لیو ہو، گھر جاؤں تو وہ مجھے سمجھاتی ہے جیسے تم سمجھاتے ہو۔ ایک تو لیوز نے میری زندگی عذاب کر رکھی ہے۔ ایک وقفہ دے کر بولا، مجھے اب تمہاری اور سمیہ کی باتیں سن کر احساس ہوا ہے کہ میں نے غلط کیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد سب سے زیادہ گالیاں سوشل میڈیا اور یوٹیوب پر میں نے کھائی ہیں، سب کو علم ہے ہم کتنے قریبی دوست ہیں۔ وہ سب چاہتے تھے کہ میں تمہارے خلاف ویلاگ کروں، ٹویٹس کروں، لیکن میرا خیال تھا تم جیسے دوست کو اکیلے میں سمجھانا چاہیے کہ تم نے غلط کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی، میرے ویلاگز کا بائیکاٹ ہوا، میرے ویلاگ کے ویوز بری طرح گر گئے۔ میں نے ہنس کر کہا، آج 15 دن بعد اب فرما رہے ہیں کہ غلطی کی تھی جب میرا بیڑا غرق ہو چکا، لیکن کیا کریں، ہم دیہاتی لوگ ہیں، دوستی نبھا رہے ہیں۔ اس صحافی نے اپنے دوستوں سے کہہ کر میرے خلاف ویلاگز اور ٹویٹس کرائے، مہم چلوائی۔ میں خاموش رہا۔ اچانک ایک دن میری حیرانی نہ رہی جب ارشد شریف کا کسی ویلاگر کے ساتھ کلپ دیکھا جس میں وہ اسی صحافی کو دنیا کا بہادر اور خاندانی بنا کر پیش کر رہے تھے جس کی گوادر میں پٹائی کی تھی، وہی جس کے لیے مجھے 1 سال تک برا بھلا کہتا رہا تھا۔ وہ اچانک بہادر ہو گیا تھا اور میں ارشد کی رینکنگ میں بہت نیچے چلا گیا تھا۔ میں نے ارشد شریف کو واٹس ایپ پر ایک طویل میسج کیا۔ ارشد نے وہ میسج پڑھا اور اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ اس کے جواب کا میں بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔